हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाराबर के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम भारत पर आगमन से पूर्व बाबर के बारे में परिचर्चा करेंगे, मध्य एशिया के शासक के रूप में और अफगान शासक के रूप में, और यहाँ से उसे किस प्रकार भारत में आने की सुदृढ़ता मिलती है देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बाबर का जन्म एवं अभिषेक के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही मध्य एशिया के शहर हेरात को जीतने के उसके प्रयासों के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर मध्य एशिया को एक और बार उसके जीतने के असफल प्रयास की भी परिचर्चा करेंगे। इन्हीं प्रयासों के तहत हम अंत में संक्षिप्त परिचर्चा में यह देखेंगे कि भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरीके से बाबर जैसे साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी दृढ़ इच्छा रखने वाले शासक को आकर्षित कर रही थी कि आके शासन करे। आइए एक एक बिंदु को सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करें। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई आगरा में। भारतीय इतिहास में इसे बाबर के नाम से जाना गया। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर तैमूर लंग का परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का ही पूर्वज था। 14 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां, जो मंगोल नेता बहुत ही दृढ़ नेता था, 14वीं शताब्दी का 14वां वंशज था। उसके परिवार तुर्की जाति के चगतई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में शासक बना। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया था। बाबर ने फरगना के शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया था। समरकंद मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण नगर है। हालांकि उसका शासनकाल यहाँ 8 महीने ही रहा। 1504 में बाबर ने महत्वपूर्ण विजय के रूप में काबुल की विजय प्राप्त की और अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग कर उसने पादशाह की उपाधि को धारण की। सन 1504 में हिंदकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नया साम्राज्य उसे मिल चुका था। ऐसी स्थिति में उसने नए तरीके से अपनी किस्मत को पुनः आजमाने के लिए प्रयास किए। कुछ दिनों बाद उसने हेरात के तैमूर वंशी हुसैन वैक्राहा, जो उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के विरुद्ध उज्बेक शवियानी के विरुद्ध सहयोग संधि की। 1506 में हुसैन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी हेरात पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया। 2 महीने के भीतर ही साधनों के अभाव में बाबर को हेरात को छोड़ना पड़ा। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरगना ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे काबुल से भागना पड़ा। जल्दी काबुल पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे आना पड़ा और उसने काबुल के ऊपर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। इधर 1510 में फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो कि सफीकी वंश का शासक था, ने मोहम्मद शबियानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशिया पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया, संधि की। हालांकि काबुल के सिक्के और खुतबे बाबर के नाम से ही पढ़े जाते थे और बाबर के नाम से ही चलते थे, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव फारस के शाह इस्माइल का रहा। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई की। बुखारा मध्य एशिया का एक शहर है। वहां पर बाबर ने एक तैमूर वंशी होने के कारण लोगों ने उज्बेकों से मुक्तिदाता के रूप में बाबर को देखा और गांव-गांव में उसका स्वागत हुआ। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेना बंद कर दी। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर से उसने समरकंद पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
यद्यपि उसने फारस के शाह को खुश रखने हेतु सुन्नियों का नरसंहार नहीं किया और उसने सिया के प्रति आस्था भी नहीं छोड़ी, जिसके कारण जनता में बाबर के प्रति अनास्था की भावना फैल गई और जिसके फलस्वरूप 8 महीने बाद ही उज़्बेकों ने समरकंद पर फिर से अधिकार कर लिया और बाबर ने लगभग मध्य एशिया के प्रति अपनी विजय के क्रम को छोड़ ही दिया। बाबर के निरंतर मध्य एशिया को जीतने के प्रयास किए गए, लेकिन अंत में बाबर की विजय या बाबर की सफलता भारत की ओर थी। इसी क्रम में बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति देखी। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा बहुत शोचनीय थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, इन राज्यों में एकता नहीं थी। इतिहासकार लैनपुल तो यहाँ तक लिखता है कि दिल्ली साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो चुका था। बड़े बड़े प्रांतों के शासक अलग अलग थे, छोटे जिले, यहाँ तक कि शहरों और दुर्गों के भी सरदार होते थे जो अपना नियंत्रण किसी उच्चतर राजनीतिक शक्ति के अधीन नहीं मानते थे। राजा का आदेश ही सर्वोच्च रह गया था। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संग्रह था और किसी भी आक्रमणकारी का, जिसमें विजय करने की शक्ति और दृढ़ता होती, शिकार बन सकता था। इस वीडियो लेक्चर में हमने जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी मध्य एशिया में जीतने की निरंतर इच्छा और उसके कुछ सफलता भी दिखाई देती है। अंत में उसे मध्य एशिया को छोड़कर काबुल को अपनी मूल सत्ता बनाकर भारत पर आक्रमण करने के लिए किस तरीके से प्रेरित हुआ, ये भी हमने देखा। थैंक यू सो मच।